हेलो एंड वेलकम। आज हम 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का लेक्चर 5 देने जा रहे हैं, जो है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी को कॉल ऑफ करना पड़ा बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो इंडिया में दो तरह की रिएक्शंस का सामना करना पड़ा उनको। जो एक सेक्शन था, जो एक रिएक्शन थी या फिर एक सेक्शन जो था लीडरशिप का, उन्होंने इस डिसीजन को फेवर किया। उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी इस मूवमेंट को नहीं रोकते तो शायद ये बहुत बड़ी वायलेंस का रूप ले सकता था। और दूसरा जो था वो था सेक्शन जो था वो अपोज कर गया इस डिसीजन को। क्यों? क्योंकि उनने सोचा कि ये सिंगल हैंडेड डिसीजन लिया गांधी जी ने। और दूसरी बात जिसकी बिना पर उन्होंने इस डिसीजन को अपोज किया वो ये था कि उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से जो है हम इस मूवमेंट को, इस बड़े मूवमेंट को नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा मूवमेंट जो है इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया में हो रहा था। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो है, अगर नटशल में देखा जाए तो ये इंडिया की नेशनल स्ट्रगल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि ये बहुत सारी रिएक्शंस आने लगी। अब क्या होता है कि इन रिएक्शंस के बाद, इस डिसीजन के बाद, कांग्रेस की मैक्सिमम या फिर हम कह सकते हैं कि हाफ लीडरशिप जो है वो अब मास मूवमेंट से फेड अप हुई थी, तंग आ गई। डिसाइड किया कि वो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे। अब ये प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कब मिला उनको, कब से हुआ? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है बनाई गई थी ये प्रोविंशियल काउंसिल। अब ये एक्ट जो था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था और इस एक्ट के तहत जो है इंडियन पार्टिसिपेशन को एक्सपेंड किया था। अब सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने ये क्यों डिसाइड किया कि ये प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट करें? क्योंकि वो सोचते थे कि इस इलेक्शन से जो है इंडियंस को पावर मिलेगी, और जब पावर मिलेगी तो तब जाके ही जो इंडियन लीडरशिप थी वो ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज कर सकते थे और उनको कंपेल कर सके रिफॉर्म्स के लिए। मीन्स टू से उन्होंने ये डिसाइड किया कि अंग्रेजों के साथ बैठ के ही अंग्रेजों को जो है उनके खिलाफ जो है मीन स्टेप्स उठाए जाएं। अब इसके लिए क्या किया कि इसके लिए उस टाइम की जो कांग्रेस लीडरशिप थी, कुछ जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की, बनाई, ताकि वो री एंटर हो सके उस काउंसिल पॉलिटिक्स में। तो ये एक सेक्शन था कांग्रेस लीडरशिप का। वहीं पे दूसरा सेक्शन जो है खड़ा हो जाता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं, हमने कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि हमने मास एजिटेशन जो है वो एक बार फिर से शुरू करनी है, और मास एजिटेशन के जरिए जो है वो ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डालना चाहते थे और उनसे जो है वो चाहते थे कि वो आजादी ले। अब ये जब इंटरनल डिस्कशंस हुई, अभी लीडरशिप जो थी वो डिवाइडेड थी, डिस्कशन चल रही थी, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में दो इवेंट्स पेश आते हैं। इसी इंटरनल डिस्कशंस के दौरान दो तरह के इवेंट्स पेश आ जाते हैं, जो है एक तो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1926 में हुआ था, और दूसरा साइमन कमीशन जो 1928 में हुआ था। अब ग्रेट, पहले हम फर्स्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है, इसके बारे में हम जो है थर्ड यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो है मैं इसका थोड़े से इफेक्ट्स आपको बताऊंगा कि ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, इससे क्या हुआ
कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे इंडिया में वो काफी डाउन हो गए, डिक्रीज हुए। जब ये प्राइसेस डाउन हुए उससे क्या हुआ, और दूसरा रीजन इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर का वो प्रोडक्शन जो थी उसकी डिमांड और एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से फार्मर्स जो थे वो अपना रेंट भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो थे इस ग्रेट डिप्रेशन के रीजन थे। अब दूसरा पॉइंट वो है साइमन कमीशन। तो सर इसमें हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कमीशन क्या होता है। कमीशन एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ड्यूटी दी जाती है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए या फिर किसी चीज को चेक या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये कमीशन होता है। अब इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों रखा गया वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस कमीशन को साइमन कमीशन इसलिए बोला गया क्योंकि इस कमीशन का हेड जो था उसका नाम था सर जॉन साइमन, और इसी के नाम पर जो है इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया, जो इंडिया में बुलाया गया 1928 में। अब इसका फंक्शन क्या था जो इसको ड्यूटी असाइन की गई थी वो क्या था कि उन्होंने चेक करना था कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या वो ठीक फंक्शन कर रहा है या फिर उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है। तो ये उसको काम दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, और इंडियन को डर लग रहा था कि अगर इसने कोई चेंजेस सजेस्ट की तो वो ओब्वियसली इंडियंस के खिलाफ होगी, जिसके लिए इंडियंस ने इस कमीशन का अपोज किया। और जब वो पहुंचा इंडिया तो उसको सामने उसका वेलकम जो है वो गो बैक साइमन के स्लोगन से हुआ। गो बैक साइमन के स्लोगन से हुआ। लेकिन ये जो दो इवेंट्स थे इनसे इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा मिला। जो यहां पर डिफरेंसेस पैदा हो रहे थे एक बार वो फिर से वो डिफरेंसेस खत्म हुए और सारी लीडरशिप जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे, इंडियन कांग्रेस लीडरशिप जो थी वो एक प्लेटफॉर्म पे फिर से वापस आ गई, और थ्रू आउट इंडिया या फिर सारी लीडरशिप जो है अब क्या बोलने लगी, गो बैक साइमन। अब इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को, इस मूवमेंट को जो काम डाउन करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं स्टॉप करने के लिए जो है, जो उस टाइम का वाइसरॉय लॉर्ड इरविन था उसने कुछ लॉलीपॉप्स जो है इंडियंस को देना चाहा। जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसने बताया कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और सूटेबल चेंजेस जो है एज पर इंडियन विशेस जो है हम उसमें लाएंगे। लेकिन कांग्रेस को पता था कि ये जो है ऐसा होना नहीं है, ये सिर्फ हमको इस टाइम चुप करने के लिए बोल रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉर्ड इरविन के इस ऑफर को इग्नोर कर दिया और डिमांड किया फुल इंडिपेंडेंस की। अब इस फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड जब की तो उन्होंने क्या किया, यहां पर क्या होता है कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, प्रेसिडेंटशिप में जो है एक सेशन बुलाया जाता है, कांग्रेस सेशन बुलाया जाता है दिसंबर 1929 में। कहां पर, लाहौर में, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है रखी गई। और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होता है कि 26 जनवरी 1930 में इंडिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जहां पर प्लेज लिया जाता है, सारी लीडरशिप और सारे लोग जो है प्लेज लेते हैं कि हम अब इंडिया की आजादी लेके ही रहेंगे, और जब तक ना आजादी मिलेगी तब तक हम जो है ये लड़ाई कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये एक्ट जो था, ये पूर्ण स्वराज या ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो है, इसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती है। तो गांधी जी क्या करते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं लॉर्ड इरविन को। उस लेटर में
वो 11 डिमांड्स रखते हैं इरविन के सामने। ये लेटर वो कब लिखते हैं? 31 जनवरी 1930 को। और उनको साथ में वो अल्टीमेटम देते हैं कि ये 11 डिमांड्स जो उन्होंने, गांधी जी ने उनके सामने रखी, इनको फिल किया जाए बाय 11 मार्च तक। अब इन 11 डिमांड्स में सबसे मेन डिमांड जो थी वो साल्ट टैक्स की थी, यानी कि साल्ट पे जो इंडियंस को टैक्स दिया जाता था उसको, इस लॉ को खत्म किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लॉर्ड इरविन जो है इन 11 डिमांड्स को कंसीडर नहीं करते हैं। गांधी जी ने उनको बताया था कि अगर ये 11 डिमांड्स जो है फिल नहीं की जाएंगी तो वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इंडिया में। और फाइनली जब ये डिमांड्स लॉर्ड इरविन कंप्लीट नहीं करते, फुलफिल नहीं करते हैं, तो गांधी जी जो है वो सिविल डिसओबीडियंस, या फिर हम इसको साल्ट मार्च भी कहते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में मैं सिंपल से आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, गांधी जी ने ये मार्च स्टार्ट किया विद हिज 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। सिर्फ 78 वॉलंटियर्स के साथ जो है उन्होंने ये मार्च स्टार्ट किया। ये मार्च जो था वो 240 माइल्स का मार्च था, जो शुरू हुआ साबरमती आश्रम से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 24 दिन लगे इस मार्च को कंप्लीट होने में। फोर्थ पॉइंट, इस जर्नी के दौरान गांधी जी जहां जहां से गुजरे उन्होंने वहां पर लोगों को एड्रेस किया और साथ में उन लोगों को क्या बताया कि आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है अंग्रेजों के खिलाफ। और पांचवा पॉइंट, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंच के जो है वो इस लॉ को वायलेट करते हैं। क्या, कैसे वायलेट करते हैं? वो वहां पर पानी को बॉईल करके नमक तैयार करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली ये साल्ट लॉ जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ था वो खत्म हो जाता है। ये गांधी जी इस लॉ को वायलेट करते हैं और जो ही ये गांधी जी वायलेट करते हैं, इससे जो है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है इंडिया में। इससे आगे की स्टोरी या फिर इससे आगे के पॉइंट्स वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।